तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प अनसुनी कहानी। वो दो भाइयों की जिन्होंने पूरी मुंबई में एक जमाने में तरथल्ली मचा के रखी थी। कहने को तो एक समय पठान गैंग के साथ थे, लेकिन दूसरे वक्त उसी पठान गैंग के सबसे बड़े दुश्मन उभर के सामने आए। ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने खुल के दाऊद गैंग का साथ दिया, लेकिन कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसने उनको मजबूर किया करीम लाला और उसके परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए, और जिसमें बहुत कत्लो गारद हुई। पठान गैंग, जिसका अनडिस्प्यूटेड लीडर करीम लाला थे और उनका भतीजा समद खान, उनके हाथों एक परिवार के तीनों मर्द मारे जाते हैं। पहले उनके पिता दलीप अजीज को मारा जाता है और उसके बाद उसके दोनों बेटे हमीद खान, मजीद खान को मारा जाता है। और इसी दुश्मनी के चलते करीम लाला का छोटा भाई रहीम खान को मारा जाता है। लेकिन पठान गैंग अपना बदला लेता है और 1987 में हमीद के मर्डर के बाद ये कहानी खत्म होती है। आज सुनाते हैं वो किस्सा जो हमें उस समय करीम लाला गैंग के साथ काम कर रहे एक ड्राइवर ने सुनाया, जिसने करीम लाला की गाड़ी चलाई, कभी समद खान की गाड़ी चलाई, कभी उनके परिवार को लेके गाड़ियां चलाता रहा और बहुत साल तक उनके साथ रहा। लेकिन जब करीम लाला गैंग और दाऊद गैंग का समझौता हो जाता है 87 में, तो वो ये सब छोड़ छड़ा के अपना धंधा दूसरा शुरू करता है। आज भी मुंबई में रह रहा है। वो अकेला ड्राइवर नहीं था, 7-8 ड्राइवर थे उस परिवार के साथ, और सबके पास अजीब अजीब लेकिन सच्ची कहानियाँ। तो कल बहुत सालों के बाद उस शख्स का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे ये दोनों भाइयों की तस्वीरें भेजी जो आज तक मैंने नहीं देखी थी। मैं आपके साथ शेयर कर रहा। जो एक हेल्दी, बहुत हट्टा कट्टा आदमी, चश्मा लगाए हुए, ऐनक लगाए हुए, उस आदमी का नाम है मजीद खान। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, पहलवानों की तरह, अकेला आदमी, बहुत लोगों से भिड़ने वाला, जिसकी ढील डौल उसको दूसरों से अलग करती थी। और अब उसने ये ऐनक क्यों लगाई है, इसका कारण भी हमारे उस मित्र ने बताया, जो बहुत सालों के बाद मुझे कल फोन पे सामने आया। 80s के करीब मजीद जेल में था, अर्थ रोड जेल में। वहां पे उसका झगड़ा हो जाता है दूसरे गैंगस्टर के साथ। ये अकेला था और बहुत लोग थे, और वहां पे जेल के अंदर किसी हैवी हथियार से उसके मुंह पे वार किया गया और उसकी एक आंख में चोट लगी, जिसकी वजह से उसको वो निगाह का चश्मा लगाना पड़ा, लेकिन था बहुत डेरे। और दूसरी तस्वीर जो आप एक फिजिकली बड़े फिट एथलेटिक किस्म के आदमी की देख रहे हो, वो हमीद की पिक्चर है, हमीद दलीप अजीज, उसकी फोटोग्राफ है। उसका किस्सा हम 3-4 बार आपको सुना चुके हैं डिफरेंट एपिसोड्स में, कैसे उसका मर्डर हुआ 87 में मार्च में, और 87 मार्च में नहीं, जून जुलाई के महीने में कहीं हुआ था, जब बरसात हो रही थी, हल्की हल्की नामदार क्राइम ब्रांच के हेड हुआ करते थे, तभी ये मर्डर हुआ। लेकिन ये दोनों भाइयों की इतनी दुश्मनियाँ, इतनी डेयरिंग, उससे पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड कांपता था। और हैरानी आपको इस बात पे होगी शायद कि इन दोनों को मारने में
एक ही शख्स का हाथ है जिसका नाम था मुन्ना गुप्ता अलियास मनेश्वर गुप्ता। उसके ऊपर भी हमने बहुत पहले एपिसोड बनाया था जिसका नंबर था 165, 165। वो आप हमारी चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, और हम इस आज के एपिसोड के साथ भी ऊपर कॉर्नर पे उसका लिंक लगाएंगे। आप उसको इस एपिसोड के साथ खत्म होने के बाद उसको क्लिक करेंगे तो मनेश्वर गुप्ता की पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश से आया 18-19 साल का एक लड़का मुंबई में आके करीम लाला के ऑफिस में काम करने लगता, और वहाँ से चलते चलते कहाँ तक पहुँचता है, ये अपने आप में एक हैरत अंगेज कहानी है। कितने काम उसने पठान गैंग के लिए किए, एक बनिया होते हुए, लेकिन कमाल का जिगरा था उस आदमी का, और हर बार बचता भी रहा। बहुत कम होता है अंडरवर्ल्ड में कि एक ही आदमी के हाथ से दो भाइयों का कत्ल हो जो उससे बहुत ज़्यादा तगड़े थे, बहुत ज़्यादा असर रसूख वाले थे, बहुत उनका तहलका था, उनमें दम था। लेकिन ये आदमी कैसे दोनों के कत्ल में शामिल हुआ, ये पूरा किस्सा आप हमारे एपिसोड 165 में देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन नया किस्सा जो हमारे इस मित्र ने बताया वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उसने कहा कि जब कभी इन दोनों भाइयों पे मुंबई में भीड़ बनती थी, पुलिस वाले पीछे लगते थे, या दूसरे गैंग के इनके दुश्मन इनको ढूंढने लगते थे, तो ये यहाँ से भाग के इनका एक हाइडआउट हुआ करता था खंडाला में। खंडाला लोनावाला मुंबई के पास बहुत छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं जिनको वहाँ के लोग हिल स्टेशन कह देते हैं। हम तो नॉर्थ में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, हिमालयाज हैं, वो उनके सामने वो पहाड़ियाँ बहुत छोटी हैं, बच्चा पहाड़ी कहते हैं उनको। लेकिन वहाँ के हिसाब से वो बहुत प्रोमिनेंट और टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले दो छोटे छोटे शहर हैं, लोनावाला, खंडाला। एक किसी हिंदी फिल्म में गाना भी आया था, आपने सुना होगा, आती क्या खंडाला, वो उसी खंडाला की बात है। और उसी खंडाला में एक ढाबा हुआ करता था जिसका नाम था पिंटू का ढाबा। एक्चुअली वो चलाने वाले का नाम पिंटू था, वो क्रिश्चियन समूह से संबंध रखता था, लेकिन पिंटू आम लोगों को समझ नहीं आता तो ढाबे का नाम उसने पिंटू रख दिया। बहुत चलता था वो ढाबा उस जमाने में, 80 से 85 के पहले। लेकिन उसके बाद जो ढाबों की लाइन लगने लगी तो बहुत बड़े बड़े ढाबे उस रोड पे बन गए, जिनमें टोनी का ढाबा सबसे मशहूर हुआ, सनी का ढाबा, सिद्धू का ढाबा, ये बहुत मशहूर 3-4 ढाबे हुए उस बॉम्बे पूना रोड के ऊपर। ओल्ड रोड थी जो अभी तो नया हाईवे बन गया। तो वो ढाबे जो हुआ करते थे एक तरह से इन लोगों की पनाहगाह हुआ करती थी। मुश्किल के समय वहाँ पे छिपते थे, खाना खाते थे, और वहीं पे ढाबे वालों की मदद से ट्रकों में बैठ के, या दूसरी जो टूरिस्ट टैक्सी उस ज़माने में चलती थी, उनकी मदद से कहीं दूर पहुंचने का वसीला भी बना लेते थे। तो बहुत से लोगों से इनकी दोस्ती थी उस ढाबे पे। आपको मैंने एक एपिसोड में बताया था कि जितने भाई ठाकुर गैंग के जितने लोग पूना से पेशी के लिए मुंबई लाए जाते थे, उनको थोड़ी देर के लिए रोका जाता था टोनी के ढाबा पे कामशेट। वहाँ उनको नाश्ता वाश्ता करा के ठहरा के पुलिस वाले भी अपना खा पी लेते थे और फिर वहाँ से निकलते थे। वो आपको एपिसोड मैंने सुनाया था ढाबों में कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग अपना अड्डा बनाते। उसी तरह जिस तरह टोनी का ढाबा
इन गैंगस्टर्स की पनाहगाह थी। उसी तरह पठान गैंग के लड़के जो पुराने थे सब, उनके लिए ये पिंटू का ढाबा को या पिंटू का ढाबा को हो, खंडाला में बहुत बड़ा अड्डा था। तो हमारे सोर्स के मुताबिक जो शायद उसके साथ था, उसकी बातचीत से मुझे ये पता चला यहाँ किसी और काम से गया होगा और पिंटू ने जरूर बताया होगा ये कहानी उसको। एक दिन हमीद वहाँ जाता है पिंटू को ढाबे से, कहीं उसके पीछे पुलिस लगी होती है जब को और बात थी। तो देखता है कि ढाबा टूटा फूटा है, जैसे किसी ने उसमें हमला करके बहुत बड़ा नुकसान किया हो। गले का पोर्शन तोड़ा हुआ, आधे ढाबे की टेबल कुर्सियां तोड़ी हुई, चारपाइयाँ इधर उधर पड़ी, बहुत नुकसान हुआ। तो हमीद ने ढाबे वाले को पूछा कि क्या हुआ, ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई। उसने कहा वो बहुत दिलचस्प बात। पिंटू ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले, आपके आने के आधा घंटा पहले 7-8 ट्रक आए थे एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के। उसका नाम भी हमारे टूर्स ने बताया, लेकिन अब लेना नहीं चाहते क्योंकि आजकल वो कंपनी के जो मालिक हैं वो बेचारे काफ़ी वृद्ध हैं, बहुत वृद्धावस्था में हैं। पंजाबी हैं, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह, लेकिन उनका कसूर नहीं कोई। वो ट्रक उनके ड्राइवर हैं, खलासी हैं, वर्कर थे, वहाँ ढाबे पे झगड़ा हो जाता है। अपना खाने पीने के बाद पैसे को लेके, बिल को लेके, या खाने की क्वालिटी को लेके, तो लड़ाई झगड़े में ढाबे के लोग भी लड़ते हैं, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, कोई ड्राइवर कंडक्टर उनके वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा लोग थे, ये ढाबे वाले कम थे, तो उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ करके अपने ट्रक लेके लाइन से निकल जाते हैं। 7-8 ट्रक बताया जाता, एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी मुंबई की, आज भी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो उसके थोड़ी देर के बाद हमीद वहाँ पहुँचता अकेला, और इसको बताया जाता है कि लोग अभी आधा घंटा के करीब पहले निकले हैं। तो ये पूछता है किस दिशा में गए, पूना की तरफ गए हैं या मुंबई की तरफ गए हैं। तो उसने कहा कि वो पूना की तरफ गए। तो अपनी गाड़ी, जो भी इसके पास व्हीकल था, मोटरसाइकिल था या गाड़ी थी, जो भी था, वो लेके मजीद उनके पीछे चल पड़ता है। और 2.5-3 घंटे के बाद सब के सब ट्रक लाइन में लगा के वापस उसी ढाबे पे ले आता। अब देखिए एक आदमी का इतना हौसला, इतनी उसकी हिम्मत, क्या किया होगा, क्या कहा होगा, और वहाँ पे लाके उन सबको बांध दिया कमरे में, और उनके मालिक को फ़ोन किया गया। अब सब एक ही ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ थी, मालिक भी एक ही था, उसको बुलाया गया। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह तो ये 85-86 की बात, कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह की सहूलत नहीं थी। तो 6-7 घंटे के बाद उनका मालिक वहाँ अपने कुछ दोस्तों, यारों, मैनेजर्स के साथ पहुँचता है, और उसके सामने वहाँ से लोकल खंडाला से किसी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पूछा जाता है कि सब ढाबे को इसकी असली शेप में लाने के लिए कितना खर्चा होगा और कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कुछ अमाउंट बताया कि इतना पैसा लगेगा और 1 दिन का काम है, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरा 1 दिन वो सबको बंधक बना के रखा गया, मालकों से पूरा पैसा लिया गया, मटेरियल मंगवाया गया, ढाबे को कंप्लीट करवाया गया, टेबल कुर्सियां वापस लगाई गई, और उसके बाद वो सब गाड़ियां, ड्राइवर, क्लीनर और मालकों को छोड़ा गया। तो ये थे हमीद के कारनामे। और जब मैंने आपको हमीद का किस्सा सुनाया था, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब पठान गैंग के लोगों से मैंने पूछा आप इतनी बुरी तरह हमीद को क्यों ढूंढ रहे हो,
उनका कहना था कि हमने अगर हमीर को पहले नहीं मारा तो हमारे कई लोगों को मार देगा। बहुत खतरनाक, शातिर, डेरिंग, हिम्मत वाला इंसान है। लेकिन आप देखिए, जब मौत आती तो फिर सब कुछ धरा धराया रह जाता। हमारे एपिसोड 165 में कहा कि कैसे अकेला मुन्ना गुप्ता मजीद के घर जाता है, जो करीम लाला के ऑफिस के नजदीक ही था। बैदा गली या मुर्गा गली, इस किस्म का कोई नाम था। अकेला जाके उसको मार के आता है। तभी मजीद की कोई हिम्मत, उसकी बॉडी, उसकी पहलवानी, उसकी ताकत काम नहीं आई, क्योंकि ही वॉज टेकन अनअवेयर। वो तैयार नहीं था और उसको ये बिल्कुल शक ही नहीं हुआ कि जो एक यंग लड़का, जो गैंगस्टर लगता भी नहीं है, मुन्ना देखने में बहुत शरीफ, भोला भाला, सीधा साधा, गोलगप्पे बेचने वाला आदमी लगता। उस एपिसोड में मैंने बताया है कि उसकी देख कैसी थी, कैसे लगता था, कैसे बातचीत करता था। अनअज्यूमिंग गाय, गैंगस्टर तो कतई नहीं लगता था। और बातें भी बहुत हल्की सी करनी, कोई बोलने में रबाब नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काम कर रहता था बड़े बड़े। ये उसका जो, उसके जो अंदर, उसके करैक्टर में एक जो थर्मा था, एक कूलनेस थी उसकी, जिसको हम कूल गाय कहते हैं। ही वॉज द परफेक्ट कूल गाय। दिमाग ठंडा रख के काम करता है। उसको मारा 83 के आसपास, और उसके बाद 87 में इसी मुन्ना ने नवजीवन सोसाइटी के फन एंड फूड रेस्टोरेंट में छोटा दाऊद और शमशेर खान पठान के साथ मिलके हमीर को मारा। वो पिक्चर हम आपको बहुत बार दिखा चुके हैं, टेबल के ऊपर सर रख के मरे हुए आदमी की तस्वीर। 11 गोलियां मुन्ना ने उसके दिमाग में मारी थी, सर में मारी थी। इतना कूल, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। मुन्ना और शमशेर दोनों ने मिलके 6 गोलियां मुन्ना की, 5 गोलियां शमशेर की, 1 गोली बचा के लेके गए थे। उनके आका ने बोला था कि 1 गोली बचा के लेना, 12 की 12 मत चलाना। तो इस तरह जो उस समय सबसे बड़े खतरनाक भाइयों की जोड़ी थी, उनका अंत अकेले आदमी, बाद में तो 2 थे, लेकिन दोनों में एक मुन्ना गुप्ता था। और जब 87 में ये पठान गैंग डिसबैंड हो जाता है, दाऊद से समझौता हो जाता है, तो मुन्ना गुप्ता अपने पुराने साथी आजाद पठान के साथ चला जाता। आजाद पठान भी थोड़ा नाराज चल रहा था सभी कंपनी से, तो उसने स्मगलिंग की लैंडिंग शुरू कर दी थी। उसके साथ मिलकर मुन्ना गुप्ता ने भी लैंडिंग में शुरू कर दिया। और करते करते अल्टीमेटली 93 के ब्लास्ट में जो हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से आया, उसकी जो नंगला जेट्टी पे जो लैंडिंग हुई थी हथियारों की, उसमें आजाद पठान और मुन्ना गुप्ता की अरेस्ट हुई। लंबा समय वो केस चला ब्लास्ट का, जिसमें दोनों को 14-14 साल की सजा हुई। तो मुन्ना गुप्ता सजा के बाद बाहर आता। अब ये कहानी भी मुझे पता नहीं थी, हमारे थी सोर्स ने बताई, जो मुन्ना गुप्ता वो बहुत करीब से जानता। सजा काटने के बाद ये आदमी बाहर आता है, कांदीवली में कहीं रहना शुरू करता है, अपना नाम बदल के, धर्म चेंज करके शादी भी कर लेता है। तो एक सैयद नाम का आदमी जो करापुर मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था, उसका भागीदार बन जाता है। 2-2.5 लाख रुपये दे के नई कंपनी बनाते।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेते हैं और छोटी मोटी चीज़ें दुबई और खाड़ी के देशों में भेजनी शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद मुन्ना को पता चलता है कि सैयद मुनाफा बहुत कमा रहा है, लेकिन मुझे मुनाफे का हिस्सा नहीं दे रहा। उसने अपने हिस्से का पैसा मांगा तो सैयद ने कह दिया कि बिजनेस में तो नुकसान हो रहा है, तुम्हें क्या दूँ। मुन्ना ने अपने तरीके से बैंक से वो डिटेल निकाली कि कितने लाखों का सामान बाहर गया, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो उसने अपने साथी सैयद से 25 लाख मांग लिए कि ये आधा हिस्सा तुमने 50 लाख कमाए, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार थे इस कंपनी में, तो 25 लाख मुझे दे दो। उसने कहा मेरे पास 25 लाख नहीं है। उसको शायद ये लगा कि मुन्ना गुप्ता अभी जेल से छूट के आया है, इसके पुराने लिंक वगैरह खत्म हो गए, इसको कोई पूछता नहीं है, तो देखते हैं क्या करता। तो मुन्ना उसको उठा के ले जाता है कादी वली अपने ही घर और बंद कर देता। ये 2007 के बाद की बात है। 2007 में मुन्ना छूट के आता है 14 साल पूरे करके। और वो जब उसको वहाँ पे रख के उसके घर वालों को फ़ोन करता है कि अगर आपको अपने आदमी की ज़िंदगी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, सब लोग उसकी पूरी फैमिली आ जाती और उनको भी रूम में बंद कर देता। अब 2007 में मोबाइल फ़ोन आ गए थे और घर वाले कहते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करते हैं, आपको देते हैं, हमारे आदमी को मारना नहीं। लेकिन कहीं से सैयद के हाथ से मोबाइल फ़ोन आ जाता है और वो समता नगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ। और पुलिस आती है वहाँ से। जब घर को घेरा डाला जाता है तो मुन्ना भाग जाता है, पुलिस के हाथ नहीं आता। लेकिन उन पूरी परिवार को, फैमिली को पुलिस छुड़वा लेती है। उसके बाद क्योंकि ये किस्सा, उसका जो किडनैपिंग हुआ था वो क्राफर्ड मार्केट से हुआ था, इसलिए समता नगर से केस ट्रांसफर करके क्राफर्ड मार्केट भेज दिया। हमारे पुलिस स्टेशन में, जो वीटी पुलिस स्टेशन में जो लगता होगा, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और जब वहाँ सैयद को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया तो उसने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। इतना डरा हुआ था कि मेरा समझौता हो गया, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी थी, अब वो कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए मुन्ना गुप्ता को उस केस में फिर अरेस्ट करके आर्थर रोड भेज दिया एक्सटॉर्शन के केस में। तो ये मुन्ना गुप्ता की कहानियाँ और भी बहुत हैं। हमारे सोर्स ने कहा कि 2-4 दिन के बाद आपको मुन्ना गुप्ता और मजीद हमीद के नए किस्से आपको सुनाऊंगा, जो आज तो लोगों ने नहीं सुने। मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, एक ही इलाके में रहते थे, बचपन से उनके कारनामे देखे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नए शगुफे निकल के आते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।